बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है गंगा सवेरा में। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर है हम। और बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो जया, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोविड के खतरे की। प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते कुछ दिनों में लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण प्रदेश में फिर से पिछले मई और जून जितने मामले लगातार मिलने लगे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। संक्रमण का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि महज एक सप्ताह में प्रदेश में 1124 नए कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। बीते 24 घंटे में 383 नए कोरोना के केस मिले हैं। और इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर को खत्म होने में नवंबर तक का वक्त लगा था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। पहले औसतन 1.5 लाख के करीब होने वाली जांचें अब 2 लाख प्रतिदिन के करीब पहुंच चुकी है। दीपा, बिल्कुल। और कोरोना की तीसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए सीएम योगी ने अभी से सभी जिलों के अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू के साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन बेहद जरूरी है। इसके साथ ही जेल में बंद कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक बार फिर से प्रदेश की जेलों में मुलाकात का सिलसिला बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और एक तरफ जहां कोरोना के बढ़ते केसों से तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार से बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए शुरुआत करने के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर बच्चों के साथ उनके अभिभावकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही लोग कोविन पोर्टल पर अपनी वैक्सीन को बुक करने में जुटे हुए दिखाई दिए और खास तौर पर वैक्सीन बुकिंग में बच्चों का ज्यादा क्रेज दिखाई दिया। 1 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को लगने वाली कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तेजी के साथ लगाई जाएगी। और इसके लिए कोविन पोर्टल पर लोग सुबह से अपनी बुकिंग के लिए परेशान कल दिखाई दिए। और यूपी में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं, जिनका 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इस उम्र के ज्यादातर बच्चे हाई स्कूल और इंटर के छात्र हैं और ऐसे में एग्जाम से पहले उनके लिए वैक्सीनेशन का शुरू होना काफी राहत भरा है, क्योंकि दूसरी और तीसरी लहर की शुरुआत मानी जा रही है। बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहना है बच्चों का और उनके अभिभावकों का, इसकी जानकारी भी हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने ली। आपको दिखाते हैं। जनवरी से देश में 15 से 18 साल के किशोरों का, स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन शुरू होगा और उसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराने शुरू भी कर दिए हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे साथ में इस समय मौजूद है, करदम अग्रवाल, जो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कि कब उनका नंबर आएगा वैक्सीन का, और आज जैसे ही स्लॉट्स खुले उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बात करते हैं करदम से। करदम, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन है और ये गिफ्ट की तरह लग रहा है। बिल्कुल, ये प्योर मुझे गिफ्ट की तरह लग रहा है। हम काफ़ी ईगरली वेट कर रहे थे वैक्सीन का। जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम टिकट्स बुक करते हैं मूवी की, मैंने तो वैसे ही सोचा था एंड थैंक गॉड वैसे ही हुआ। तो मैं तो काफ़ी खुश हुई है। एज ए न्यू ईयर गिफ्ट है गवर्नमेंट की तरफ से हमें। करदम की मदर गरिमा अग्रवाल जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। गरिमा जी, आप क्या कहेंगे? बेटे का वैक्सीनेशन का स्लॉट तो बुक हो गया, वैक्सीनेशन भी उनका हो जाएगा जिस दिन शुरू होगा, पहले ही दिन 3 जनवरी को। हाँ, पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं गवर्नमेंट को थैंक्स कहना चाहूँगी, जो इतना अच्छा गिफ्ट न्यू ईयर पे उन्हें हम मदर्स को दिया है। हम लोग एक्चुअली बहुत वरीड थे कि हम वैक्सीनेटेड हैं और मेरा बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है, तो हम लोग एक्चुअली बहुत वेट कर रहे थे। एक बार हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से भी यही अपील करेंगे कि आप भी मौका ना चूकें और जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक करें और वैक्सीनेशन कराएं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पॉलिटिक्स का सुपर संडे है। आज यूपी में सियासी पारा बेहद हाई रहने वाला है।
क्योंकि जहां एक तरफ पीएम मोदी होंगे तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी मैदान से हुंकार भरेंगे। बिल्कुल दीपा, और सियासत का सुपर संडे आज देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी सौगात बांटेंगे तो वहीं पर अखिलेश यादव आज अपने विजय रथ का 10वां चरण लखनऊ में शुरू करेंगे। लखनऊ में ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल महारैली कर पार्टी के पक्ष में माहौल भी तैयार करेंगे। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। क्या क्या कार्यक्रम किन किन पार्टियों की तरफ से है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। उधर यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ वक्त बचा है। सबसे पहले यूपी को सौगात मिलने का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पर रोक लगा दी जाएगी और इसीलिए प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार यूपी पर सौगातों की बारिश कर रही है। आज पीएम मोदी मेरठ को नए साल पर खेल यूनिवर्सिटी की सौगात देने जा रहे हैं। बिल्कुल, पीएम मोदी दोपहर करीब 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है मेरठ के सरधना कस्बे में पहुंचेंगे। यहीं पर मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। करीब 700 करोड़ की लागत से बनने वाली ये खेल यूनिवर्सिटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने में अहम योगदान देगी। तो साथ ही यूपी चुनाव में भी भाजपा के लिए पश्चिमी किले को और भी मजबूत करेगी। और मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट और जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल के साथ ही साइकिल वेलोड्रोम भी होगा। और इसके अलावा यहाँ पर निशानेबाजी के लिए प्रैक्टिस की जा सकती है, स्क्वॉश के लिए, जिम्नास्टिक के लिए, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी और केनोइंग और इसके साथ साथ कयाकिंग जैसे प्रशिक्षण की पूरी सुविधाएं यहाँ पर होगी। और आपको बताएं कि विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता भी है। पीएम मोदी आज मेरठ के सरधना विधानसभा में होंगे। यहां मिलने वाली खेल यूनिवर्सिटी की सौगात से अभिभूत लोगों ने देर रात पीएम के स्वागत में सरधना में दीप जला करके दिवाली मनाई। बिल्कुल दीपा, और देखिए, ये लोगों का प्यार है प्रधानमंत्री के लिए। और सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम ने पीएम के आगमन से ठीक पहले रात के वक्त पूरी विधानसभा को लाखों दियों की रोशनी से सजवाया था। ये देखिए तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज पीएम पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले किस तरीके की तैयारी मेरठ में की गई, कैसे स्वागत पीएम का किया जाएगा, उसकी एक झलक। और ये कल शाम की तस्वीर है। एक तरफ मेरठ में आज बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, खेल यूनिवर्सिटी की सौगात पीएम देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सरधना में दीपों से सजाकर प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी की गई। और चलिए, पीएम के दौरे को लेकर क्या वहां पर तैयारियां अभी चल रही हैं। कल तो दिवाली मनाई गई, लेकिन आज बीजेपी के जो नेता, कार्यकर्ता और साथ ही वहां के लोग कितने एक्साइटेड हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह जुड़ चुके मेरठ से। शक्ति का ही रुख कर लेते हैं। शक्ति, पीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं, यूनिवर्सिटी की सौगात वो देंगे। कितना बड़ा दिन मेरठ के लिए या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज है? देखिए, मेरठ नहीं, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज का ये दिन जो बहुत ही अहम है। अभी तक जो मेरठ जाना जाता था वो जाना जाता था यहाँ पर क्रिकेट किट के लिए। जो क्रिकेट की किट है वो मेरठ की मशहूर हैं। अगर कोई भी टीम जैसे कि विदेशी जो टीम है वो भी मेरठ में आई है जो किट खरीदने के लिए। लेकिन आज जो सौगात मिलने वाली है कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मेरठ को, तो बहुत बड़ी सौगात है, जो कि मेजर ध्यानचंद सिंह, जो कि एक जादूगर थे कहें कि हॉकी के, उन्हीं के नाम से आज यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ की पब्लिक की तो बड़ी एक्साइटेड है। और जो गांव के लोग हैं वो जो मोदी हैं, मोदी के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं और पलके बिछाए यहाँ पर पहुँचने वाले। हालांकि अभी सुबह का वक्त है और आप भी समझ सकते हैं कि सर्दी का मौसम है, तो सुबह के वक्त सिर्फ तैयारी हम आपको दिखा सकते हैं। तो तैयारी में हमारे पीछे जो गेट्स है, ये गेट आपको देख सकते हैं कि हम उसी गंग नहर वाली सड़क पर हैं इस समय, जहाँ पर जगह जगह हमें कई गेट्स मिले और ये पीछे हमारे भी एक गेट है। तो जगह जगह मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पर भव्य तैयारी की गई है। और ये कहा जा रहा है कि चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है और 2022 का जो चुनाव है, अब 2022 का आगाज भी आ गया, 2022 की शुरुआत भी हो गई है। तो अब
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, जिसमें कि एक ये भी है जो यहाँ पर स्टेडियम का शिलान्यास किया जा रहा है। जो सलावा है, सलावा में इस स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। मोदी सबसे पहले मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ में पहुंचने के बाद वहां पर एक मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम है फिर यहां पर सलावा के लिए प्रस्थान करेंगे और प्रस्थान करने के बाद जो यहां पर आज भीड़ की जो तादाद होगी, कहा जा रहा है कि यहां पर लाखों लोग जुटेंगे और उनको मोदी संबोधन करेंगे। और कहते हैं वो भी मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर जो तैयारियों की अगर बात करें तो गांव-गांव में बिल्कुल तैयारियां। और यहाँ महिलाओं की बात भी की जाए तो महिला भी यहाँ पर काफी भारी तादाद में पहुंचेंगी, जो कि एक आधी आबादी कही जाती है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शक्ति आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, ऐसी जानकारी है। 2022 के दंगल मैदान में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ। पार्टी तय करेगी किस सीट से वो चुनाव लड़ने वाले, ये उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, ये तय है। बिल्कुल, और विधानसभा चुनाव लड़ना तय है, पार्टी तय करेगी सीट, योगी आदित्यनाथ ने इसके संकेत दिए। और भाजपा में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करता है संगठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगठन जो भी जिम्मेदारी तय करता है वो हर एक कार्यकर्ता को मानना होता है। 2022 के दंगल के मैदान में योगी आदित्यनाथ उतरेंगे और पार्टी संगठन तय करेगा किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। 2022 के दंगल में मैदान में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन किस सीट से वो लड़ेंगे ये पार्टी संगठन तय करेगा। पार्टी संगठन तय करेगा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कई बार अखिलेश यादव इस बात की चुनौती दे चुके हैं और अब ये साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे 2022 का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल पर रामपुर के रथौंडा में जन विश्वास यात्रा में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बबुआ कह रहे हैं कि उनकी सरकार आती तो वो भी राम मंदिर बनवाते, लेकिन उन्हें कब्रिस्तान बनवाने से फुर्सत मिलता तो ही वो ऐसा कर पाते। इस दौरान सीएम ने 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आजम खान पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि रामपुर में सीएम योगी आगे बढ़े तो उन्होंने किस तरीके से हमला बोला वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद की योजना में हमें रामपुरी चाकू मिला। रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलितों की जमीनों संपत्तियों पर कब्जा करने का माध्यम इसे बनाया था और इसलिए जिसने जैसा किया उसको उसका वैसा फल भी दे दिया गया। साथ ही साथ प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति को समझाते हुए सीएम ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस सरकार उस गरीब को देगी और इसके लिए बुलडोजर चलाने से भी गुरेज नहीं करेगी। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती।
तो सियासी खबरें लगातार आगे भी जारी हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। चलिए शुरू करते हैं। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना कोतवाली के बरातपुर गांव में किसानों ने रोका भाजपा एमएलसी एके शर्मा का काफिला। 17 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे किसान। शनिवार को बाराबंकी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जन विश्वास यात्रा के दौरान दरियाबाद विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, राष्ट्रवाद के लिए होता है मतदान। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने शामली में कसा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज। कहा, यूपी को परिवारवादी नहीं राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। शनिवार को सहारनपुर में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को किया संबोधित। जनसभा में ओवैसी ने योगी, मोदी और अमित शाह पर जमकर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर मासिक बैठक में हुआ हंगामा। सपा कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष को चूड़ियों का डिब्बा देकर उनकी कार्यशैली पर उठाए सवाल। और चलिए अब आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर मिल रही है। तिकुनिया कांड मामले में आज दूसरे पक्ष से 2 लोग और गिरफ्तार किए गए, ये बड़ी खबर है। और 2 नफर अभियुक्त कमलजीत सिंह व सोनू उर्फ कवलजीत सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। तिकुनिया कांड के 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरे पक्ष से जुड़े 2 लोगों की जांच टीम ने गिरफ्तारी की है। और आपको बताएं कि कमलजीत सिंह और कवलजीत सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दूसरे पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त हो रहा है बीपी गंगा के खास सेगमेंट क्या चल रहा है का। ऐसे में हमीरपुर में क्या चल रहा है ये जानने के लिए बीपी गंगा संवाददाता विकास पुरवार पहुंचे चाय की दुकान पर। वहां पर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश की। बिल्कुल दीपा, और विकास ने वहां पर चाय की चुस्की के साथ लोगों से बात भी की। तो आइए दिखाते हैं कि हमीरपुर में क्या चल रहा है। आपका स्वागत है बीपी गंगा के विशेष कार्यक्रम चाय पर चर्चा पर। और सुबह की चाय और चाय की चुस्की और चुनावी चर्चा ना हो तो चुनावी माहौल नहीं बनता है। इसी के साथ में हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर जिले पर और बात करेंगे अब चाय पर चर्चा पर। हमारे साथ में मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सारे लोग हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या हो रहा है और चुनावी माहौल में क्या मूड बन रहा है। चुनावी माहौल है, क्या चल रहा है मन में, किस तरह का कैंडिडेट आप चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? जो क्षेत्र का विकास करे और कम से कम कोरोना का बचाव तो जरूरी है। हमें तो वो विधायक चाहिए जो हमारे क्षेत्र का काम करे, आम जनता की बात सुने। ऐसा विधायक हम लोग लाना चाहते हैं। और रहा स्थानीय विधायक की बात, तो हमारे यहाँ स्थानीय विधायक और सांसद तो लापता हैं। उनके तो पोस्टर भी लग चुके हैं लापता की तलाश के। और भी लोगों से जानते क्या क्या समस्या है, क्या लगता है, क्या चल रहा है मन में? नहीं, मन में तो चल रहा है, उसको पूरा नहीं बताया जा सकता। चुनाव में आप पूछ रहे हैं, वो आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। चुनावी मुद्दा है, कैसा कैंडिडेट? देखिए, कैंडिडेट हम वो चाहेंगे जो घर से लेकर सड़क से लेकर और सत्ता तक संघर्ष करे, जिसने बेईमानी से समझौता न किया हो, जो अपनी रहीसत को कायम रखने के लिए, अपने रौब को कायम करने के लिए जो राजनीति करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, हारते हैं या जीतते हैं, ऐसे लोगों से को राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्या लगता है, क्या चल रहा है मन में? मन में ये चल रहा है कि देश जो है हमारा, सबसे पहली बात तो अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। देश हमारे सुरक्षित हाथों को ही देना चाहिए, जिसमें से सिर्फ योगी और मोदी ही हैं देश में जो कि देश को उन्होंने सुरक्षित हाथों में पहुंचाया है। और जहाँ तक अन्य पार्टियों के सवाल है, किसी के हाथ में सत्ता आ जाती है तो सिर्फ 12 महीने उनके पेपर घोटालों से रंगे रहते हैं। आज कम से कम 4-5 साल से हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल विरक्त हैं कि कहीं भी घोटाले शब्द का नाम नहीं सुनाई दे रहा है और ना ही कहीं दंगे हो रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से हमारा प्रदेश इतना सुरक्षित है कि कोई दंगा नहीं हो रहा है। कल मोदी आए हुए थे कानपुर में, उन्होंने सोचा कि इसी बहाने एक दंगा किया जा सकता है, लेकिन योगी का राज है, इतना संभव नहीं है। चुनावी मुद्दा केवल इतना है हमीरपुर का कि हमीरपुर का जो भी आज तक जनप्रतिनिधि हुआ है वो जनता के बीच में नहीं रहा। कभी विधायक ऐसा हो हमारा कि जो जनता के बीच में रहे, जनता की बात। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे हमीरपुर की जिले की अगर माने तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या 4 लेन की है, क्योंकि यहाँ 2 लेन है और उसके कारण से कई सड़क हादसे भी होते हैं जिसको कोई रोक नहीं पा रहा है। क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा है ये 4 लेन?
सरकार तो कई 5 साल हो गए हैं पूरे लगातार, अखिलेश सरकार में ये बना हुआ था। कहीं ना कहीं इस रोड में भी राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि इसको भी लोग कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी बात करते हुए चल रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि हम इसको बना दें तो कोई दूसरा सरकार इसका श्रेय ले ले, जबकि ये गलत चीज़ है। ये रोड, इसको खूनी रोड का ही नाम दे दिया गया है। अगर इसका एवरेज उठाएंगे तो 365 दिन में 365 आदमी की मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर चेत नहीं रही है। क्या लगता है, दिन में रैलियां चल रही हैं, सारी पार्टियां रैलियां कर रही हैं और रात में कह देते हैं ये कोरोना कर्फ्यू लग गया, क्या लगता है? ये साजिश भी है। कहीं ना कहीं अगर जो है कोरोना की बीमारी है तो निश्चित रूप से अगर रात में जो कर्फ्यू लगाया जाता है तो दिन में भी कर्फ्यू होना चाहिए। और अगर दिन में रैलियां होती हैं तो साजिश के तहत, राजनीति के तहत ये रैलियां करवाई जा रही हैं, जिससे जनता को हानि होनी है। निश्चित रूप से ये बीमारी जो है जनता के लिए हानिकारक होगी। ये सरकार जनता के हितों पे कार्य करने नहीं कर रही है। किसी भी जिले को चलाने के लिए सड़क सुरक्षा और सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे जीवन का जो हम लोग जी सकते हैं अच्छे से। तो कहीं ना कहीं इन सब पे ध्यान देना होगा। यहाँ की सरकार को इस जिले की जो कमियां हैं उनको पूरा करना होगा, तभी यहाँ की जनता उन पर विश्वास कर पाएगी। विकास पुरवार, ABP गंगा के लिए हमीरपुर।